हिंदी सिनेमा के इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो उसमें बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं जिनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है और उनमें से एक है विजेंद्र जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बीते दौर के जाने-माने स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट और उनके बेटे राजेश कौर जी और सुनील गौर जी आज मेरे साथ हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। वेलकम राजेश जी, वेलकम सुनील जी। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू मीनू जी। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ बैठे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने ना राजेश जी, सुनील जी, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि 1936 में विजेंद्र जी ही वाज़ अ पब्लिश्ड ऑथर। तो उन्होंने कभी उस दौर की बात की थी? कैसा माहौल था उस वक़्त जब लिखा करते थे वो? उन्होंने पहली फ़िल्म जो लिखी थी वो 48 में लिखी थी शायद। 48 1948 1948 में। और वो मोतीलाल की पिक्चर थी और पहले असल में ये जर्नलिज़्म में थे, पेपरों में लिखते थे, मैगज़ीन्स में लिखते थे। और एयर लखनऊ पे शॉर्ट प्लेस लिखते थे। जी। पोएम्स लिखते थे, बच्चों की स्टोरियाँ लिखते थे, एडिटर थे, सब कुछ करते थे जो लिखने से जुड़ा हुआ है। हुँ। और उसपे एयर लखनऊ पे इनके प्लेस होते थे और उनका एक प्ले था 2.5 लाख, जिसको मोतीलाल जी आपने सुना होगा नाम, ग्रेट एक्टर। जी। उन्होंने बॉम्बे में सुना, बोला कि यार आदमी को, और वो फ़िल्म बेस्ड एक प्ले था। तो उन्होंने बोला कि इनको इतनी नॉलेज है फ़िल्म लाइन की यार, इनको बॉम्बे बुलाओ। तो इसी तरह उनको बॉम्बे बुलाया और मोतीलाल जी की उन्होंने पहली फ़िल्म लिखी सावन। और हुँ। बोलते हैं कि राइटिंग का श्रेय जो मैं दूँगा वो मोतीलाल जी को ही दूँगा। मैं बहुत बड़े-बड़े लिरिकल डायलॉग लिखता था। तो मोतीलाल जी ने बोला कि डायलॉग शॉर्ट होने चाहिए और और मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होने चाहिए। हुँ। तो ये हुआ। तो ये उनकी पहली फ़िल्म थी। इसके बाद फिर बोर हो गए, लखनऊ चले गए वापस। लखनऊ के ही थे। बोला कि नहीं, फ़िल्म लाइन में मन नहीं लगता है, चले गए। फिर वापस जब लगी पिक्चर तो एप्रिशिएट हुई, वो फिर से आए। फिर आना-जाना उनका चलता रहा। एस्टेब्लिश बॉम्बे में वे संग्राम पिक्चर से, हुँ। अशोक कुमार थे उसमें। उस पिक्चर से एस्टेब्लिश, जो फ़िल्म सुपर हिट हुई, उससे एस्टेब्लिश हो गए बॉम्बे। अच्छा, मैं संग्राम के आपको बाद थोड़ा-सा पीछे लेकर फिर जाऊँगी। एक्चुअली आपने फ़िल्म सावन की बात की, तो मुझे कहीं पर ये भी मालूम हुआ था कि सावन फ़िल्म के डायलॉग, जैसा कि आपने कहा कि बहुत लिरिकल डायलॉग थे, तो उनको कहीं पसंद नहीं आए थे विजेंद्र जी को, जिस तरह से वो बोले गए थे डायलॉग, वो खुश नहीं थे। ये सच है? डायलॉग, वो तो मोतीलाल जी तो बहुत मतलब उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे, खुश थे। बोला कि यार अच्छा लिखते हैं, और तभी तो उन्होंने बुलाया। लेकिन वो खुद भी, उनका जो स्टाइल था, जो शैली थी लिखने की, वो लंबे डायलॉग लिखना, क्योंकि फ़िल्म मीडियम उनको पता नहीं था। तो हिंदी अच्छी लिखते थे, लखनऊ के हैं, हुँ। और इमेजिनेटिव थे, अच्छा काम करते थे, जो लिखते ही रहते ज़िंदगी भर। लेकिन मोतीलाल जी ने इनको बोला कि डायलॉग ज़रा शॉर्ट हों, अच्छे हों, मतलब एकदम मीनिंगफुल हों। तो ये उनके लिए बहुत नसीहत साबित हुई, आगे भी। लेकिन फ़िल्म लाइन समझ में नहीं आई, बराबर आपने कहा। वापस चले गए थे लखनऊ। उनको हाँ। मत अच्छा नहीं, यहाँ का माहौल नहीं अच्छा लगा, हाँ, मैंने यहाँ का कहीं पढ़ा था फ़िल्मी। कि वो जिस तरह से डायलॉग फ़िल्म में बोले गए थे, वो इनको पसंद नहीं आए, क्योंकि होता है ना कि जब एक राइटर बिल्कुल लिखता है सही। तो उसकी इमेजिनेशन कुछ और है लिखते हुए, और उस तरह से जब जी, वो स्क्रीन पर नहीं आए तो वो लखनऊ वापस चले गए फिर। चले गए, जी, चले उनका गए। नरेशन, जो डायलॉग्स का इन्होंने जो मतलब उसकी कल्पना की, इमेजिनेशन किया, तो हुँ। उसके मतलब एकदम विपरीत काम हो रहा था। तो इनको मजा नहीं आया, ऊब गए। बोला चलो वापस चलते हैं, अपना वही एयर लखनऊ बहुत बढ़िया है, और पेपरों मैगजीनों में लिखते हैं, और चले गए। और ये बहुत कम एज में इन्होंने काम शुरू कर दिया था। इतना सारा काम करके 56 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। हुँ। मतलब ये बहुत जल्दी शुरू हुए, बहुत जल्दी में थे शायद। वो सब कुछ वाइंड अप करके निकल भी गए। वो खैर वो अलग बात है, उस पे आएँगे हम लोग। फिर एक बाद में चीज़। ये जब जी। पिक्चर की तारीफ हुई, प्रोड्यूसर्स फिर आए लखनऊ, फ़ोन किया, जो भी किया, और फिर बॉम्बे आए। फिर उनको अशोक कुमार बहुत इम्प्रेस हो गए इससे। तो अशोक कुमार ने बोला मेरी फ़िल्म लिखो, संग्राम बना रहा हूँ। तो संग्राम पिक्चर के डायलॉग हुँ। गूगल पे देख लें, और बहुत बड़ी और पिक्चर उसमें थी। जी। और उसके बाद संग्राम हिट होने के बाद अशोक कुमार ने इनको परिणीता फ़िल्म दी, बिमल रॉय ने बिमल रॉय की। फिर इन्होंने
अशोक कुमार की एक फिल्म और थी काफिला, उसके डायलॉग लिखे। फिर एक शतरंज, मीना कुमारी, अशोक कुमार उसके डायलॉग लिखे। फिर सितारों से आगे, वैजयंती माला, अशोक कुमार उसके डायलॉग लिखे। सरदार पिक्चर अशोक कुमार उसके डायलॉग लिखे। हावड़ा ब्रिज के डायलॉग लिखे मधुबाला। यहाँ तक का अब अशोक कुमार तक का सफर था। फिर देवानंद ने इनकी उंगली थाम ली, बोला यार अशोक कुमार के डायलॉग लिखते रहोगे, स्क्रीन प्ले लिखते रहोगे, हमारे लिए भी आओ, हमारी भी दुकान खोली, आ जाओ। फादर की बहुत अच्छी दोस्ती देवानंद के साथ हो गई थी और मैक्सिमम फिल्में उनकी लिखी उन्होंने, जी। देवानंद, अपने सफर में। मुझे लगता है देव साहब के साथ इनकी जो शुरुआत हुई थी वो फ़िल्म जाली नोट के साथ हुई थी? सबसे पहली फिल्म में मुझे लगता है बारिश फिल्म, बारिश। नूतन जी और देवानंद, हुँ। बारिश फिल्म। बारिश में उनसे उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई और बारिश फिल्म के पहले ही उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और देवानंद भी फादर से बहुत इम्प्रेस थे, फादर का वो स्टाइल एकदम वो बहुत मोहित हो गए थे देव साहब कि यार ये बहुत। और बारिश के बाद मंजिल, इसके पहले जाए अगर तो एक फिल्म आई थी जलजला, हाँ, गीता बाली देवानंद, तो हुँ। उसके गाने फादर ने लिखे थे देवानंद के। ये फिल्म अर्ली 50s में आई थी हुँ। और फादर के बारे में अगर हम 50s की बात करते हो तो 60s में भी लिखा, 70s में भी इनकी फिल्में लगी, 80s में भी इनकी फिल्में लगी। तो बहुत प्रोलिफिक राइटर थे, कम काम करते थे, हुँ। साल में 2-3 फिल्में, लेकिन करते रहे, करते, पेन को रखा ही नहीं एक बार उठाया तो काम करते गए, करते गए, और करते साथ गए। में जर्नलिज्म भी रहा है, किताबें भी लिख रहे हैं, जैसे मीना कुमारी का इंटरव्यू, सुनील दत्त जी का, और बड़ी बड़ी हस्तियों के बड़ी हस्तियों इंटरव्यूज के। फिल्म और लाइन के। और गौर साहब की दो दो बुकें बैन हुई थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन की थी। एक किताब का नाम था कलकत्ते का कत्लेआम, ओके। और दूसरी किताब का नाम था पर, वो बैन हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन की थी क्योंकि वो एंटी, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे उसमें। हुँ, हुँ। तो वो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, कलकत्ते का कत्लेआम और पैरोल पर, तो वो बैन हो गई थी। फिर वापस कभी ये बुक्स रिलीज़ हुई कि नहीं हो हाँ, पाई? हाँ, हाँ, बहुत सारी बुकें आई हैं। मंजिल मंजिल किताब है ना, एक फिल्म इनकी आई थी मंजिल, वो किताब पर ही बनी वो थी। किताब पे बनी थी। वो किताब पे आधारित, वो फादर ने लिख दी किसी मूड में और वो उनको पसंद आ गई, प्रोड्यूसर को, आपके कनाडा के थे, मनदीप बर्मन प्रोड्यूसर थे। और वो उन्होंने बोला कि मेरे को एक किताब दे दो यार, इस पे फिल्म बनाते हैं। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब फादर के था। देवानंद और नूतन जी को लिया, हुँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग ब्रिजेंद्र गौड़ ने लिखा उसमें। फिल्म बहुत क्लासिक पिक्चर है, अगर कभी आपको देखने का मौका मिले तो अच्छी पिक्चर है। मुझे जब भी मैं विजेंद्र जी के बारे में अगर हम कभी ऑन एयर भी बात करते हैं, एक चीज़ जो बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है कि बहुत कम राइटर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखे हैं। और बिल्कुल जी। वो सही। उनकी जो ट्रांज़िशनिंग थी क्योंकि उन्होंने शुरुआत लिरिक राइटर के तौर पर की, शुरुआत में बहुत सारी फ़िल्म्स के लिरिक्स लिखे गीतों के लिए और फिर उनकी जो ट्रांज़िशनिंग हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कभी उन्होंने बात की थी आपके साथ कि क्यों ऐसा हुआ कि वो फिर बाद में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखना ज़्यादा उन्होंने प्रेफ़र किया? जी, वो उनका कहना ये था कि जो एक लिरिक्स राइटर का फिल्म के साथ जो एक जो जुड़ता है फिल्म लाइन, फिल्म के साथ, वो हुँ। बहुत कम वक़्त के लिए जुड़ता है। एक पन्ने में गाना लिखता है, 4 गाने अगर लिख के दे दिया तो 4 पन्ने में गाने लिख के 2 दिन में, 4 दिन में दे दिए और हुँ, फिल्म से आदमी का नाता टूट जाता है। तो बोला इतनी जल्दी मुझको फिल्म से एक नाता अपना तोड़ना नहीं है, मुझे उससे आखिर तक जुड़ा रहना है। तो हुँ। ये स्क्रीन प्ले भी लिख रहे हैं, डायलॉग भी लिख रहे हैं, स्टोरीज भी लिख रहे हैं। मुझे जी। लगता है जो इनके डायलॉग्स थे मैंने कटी पतंग फ़िल्म में जो ये शाम मस्तानी से ठीक पहले जिस तरह ने उन्होंने पतंग के बारे में लिखा हुआ है, वो लिरिकली है अपने आप में। बहुत बहुत पोएटिक और रोमांटिक, बहुत अलग मीनिंगफुल डायलॉग लिखा बहुत उन्होंने कटी पोएटिक, पतंग में। रोमांटिक, बहुत बढ़िया डायलॉग्स। इनके सरस्वती चंद्र के डायलॉग्स देखिए, स्क्रीन प्ले जी। देखिए, दुल्हन भई जो पियामन दुल्हन भाई भाई, जो पियामन भाई के डायलॉग्स बहुत। अखियों के झरोकों से। इनके डायलॉग्स, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही आपने नोटिस किया कि उनके डायलॉग्स जो कटी पतंग के इतने लिरिकल बिल्कुल। और इतने पोएटिक टाइप के डायलॉग्स, और हुँ। कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि डायलॉग्स को थोपा गया है। बड़ा राजेश खन्ना और आशा पारेख के बीच में सेंसिटिव डायलॉग्स, बहुत बढ़िया डायलॉग्स।
और यहाँ से ही प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी की शुरुआत हुई कैरियर। इनकी जोड़ी इनकी जो जोड़ी सीन जोड़ी जो थी यहाँ से एस्टेब्लिश हुई इस फिल्म से। क्योंकि मैं अभी प्रेम चोपड़ा जी को मिला था, उनकी फेवरेट फिल्म है ये कटी पतंग, और वन ऑफ आशा हिज वन ऑफ हिज फेवरेट्स। आपको कुछ याद आता है, आप कभी पापा के साथ सेट पर गए हो? मैं बहुत छोटा था जब फादर एक्सपायर हुए, मैं स्कूल में था, तो 1980 में फादर एक्सपायर हुए। आई वाज किड, स्मॉल किड। ये इनको कुछ याद होगा तो। मैं भी इतना तब ये नहीं भी था, स्कूल में लेकिन थे। मेरे को याद है कि मैं कभी फिल्मी मैगजीन पढ़ता था, स्टारडस्ट या सिनेब्लिट्स या कुछ फिल्म फेयर। तो रात को वो जल्दी सोते थे 10 साढ़े 10 बजे, और सुबह 6 बजे उठ जाते थे, 5 बजे। और वो ऐसे उठते थे कभी नींद से, आंखें छोटी करके घड़ी देखते थे, अपनी घड़ी पहन के ही सोते थे। बोलते अरे 12 बज गए, तुम अभी तक क्या पढ़ रहे हो, स्कूल का पढ़ रहे हो? बोला नहीं, ये कुछ मैगजीन पढ़ रहा हूँ। बोला कुछ नहीं रखा इन बातों में, मत पढ़ो, तुम कुछ स्कूल का पढ़ो, उससे कुछ इंसान बन जाओगे। इन चीजों में उलझे रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, मत करो। बोला आप तो बन गए। बोला अरे मैं बन गया, लेकिन मेरे बनने से ये जरूरी नहीं कि तुम बन जाओ, तुम अपना कुछ करो, रोटी का बंदोबस्त। मतलब मुझे रोटी की क्या चिंता, आप है ना। तो फिर हंस के चले जाते थे वो। और मदर भी बोलती थी। फिर बाद में एक ऐसा टाइम आया, हम दोनों भाई माँ से बड़े अटैच थे, मदर मेरी से। माँ ने मुझको बोला कि बेटा तू पढ़ाई भी क्या कर। तो माँ की बात हम दोनों भाई कभी नहीं। तो फिर मैं पढ़ने लगा रात को 10 बजे से सुबह 4 तक। तो फिर फादर उठते थे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। बोलते थे अब तक पढ़ रहा है, सो जाना, कब तक सुबह उठ के पढ़ना, स्कूल के ही पढ़ता रहेगा, सुबह पढ़ना। अच्छा, शूटिंग कभी नहीं देखने देते थे। कभी देखी नहीं। दूसरों को, हमारे दोस्तों की फैमिली के लिए वहां वो देखने देते थे कि इनको वहां देखना है तो इनको गेस्ट बना के वहां पे। लेकिन हम लोगों ने लाइफ में कोई शूटिंग नहीं देखी फादर की लिखी हुई। आपको लगता है वो इस बात पे कि बिल्कुल कहीं उनको लगता था कि मेरे बेटे इंडस्ट्री में ना आए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स के साथ हुआ है। नहीं नहीं, वो चाहते थे कि मतलब नहीं, वो चाहता डायलॉग। था, लेकिन वो चाहता था कि सही एज में सही काम हो। अभी हुँ, पढ़ाई की एज है, पढ़ाई करो। हुँ, और पढ़ाई की एज है तो किसी लायक तो बन जाओ, एक बैकअप होना चाहिए आदमी के पास। यहाँ तक कि मुझको बोलते थे कि तुम टाइपिंग सीख जाओ, शॉर्ट हैंड सीख जाओ, अपना कुछ रोटी का बंदोबस्त करो, हुँ। उसके बाद तुम फिर फिल्म लाइन की तरफ फिर तुम आओ। तो अगर वो होते उस टाइम पे जिंदा, जब हम ग्रेजुएट हो गए, ये हो गए, तो वो शायद हमको पुश लेकिन करते। सुनील जी राइटिंग में, डायलॉग राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में फादर से 2 कदम आगे हैं। नहीं मैं नहीं, ये उनसे बोलूंगा। आगे तो। नहीं नहीं नहीं, ये भी जीनियस है। नहीं नहीं, उनके तो एक एक डायलॉग मतलब। लेकिन बोलचाल की भाषा, वो भी यही बोलता था कि बोलचाल की भाषा में जो डायलॉग होते हैं वही अच्छे होते हैं। उसमें हिंदी उर्दू का, जबकि हिंदी का बहुत वो प्रोत्साहन करते थे, लेकिन बोलते थे कि हिंदी उर्दू का मतलब सिंपल भाषा होनी चाहिए, उसमें आप अपनी बात कहिए, सिंपल बात में, मतलब जो आम आदमी भी समझे। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ मीनू भाटिया जी, मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपके हिंदी, शुद्ध हिंदी प्रोग्राम्स ये जो भी आपका करती बहुत हैं। बड़ा फैन मैं है आपका ये। फैन हूँ। इतना अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देख के। यहाँ 2 बजा होता है रात का, 3 बजा होता है, मैं आपके सब प्रोग्राम्स देखता हमारे लिए यहाँ आना सौभाग्य की बात है कि आपसे हूँ। बात हो रही है। अरे नहीं, ये इट्स इट्स ऑल माय प्लेज़र बिकॉज़ जब मुझे राजेश जी का मैसेज आया था तो उस वक़्त मुझे भी बिल्कुल मैं बिल्कुल उनकी फ़िल्म्स की तरफ चली गई, विजेंद्र जी की, और मुझे लग रहा था कि मैं इन फ़िल्म्स के बारे में और करीब से जान पाऊँगी। जैसे अब आपने देव साहब का ज़िक्र किया था, तीन देवियाँ हो, वारंट हो, इन फ़िल्म्स के डायलॉग्स भी विजेंद्र जी ने लिखे थे और दोस्ती इतनी जी जी अच्छी जी। जी थी। जी। और इनके बारे में बात कुछ। एक जी, बात एक रात की लिखी देवानंद जी जी। की, फिर जाली नोट, वारंट। और फादर साल में मुश्किल से 2-3 फिल्में करते थे, उससे ज्यादा नहीं, 2 और वो फिल्में। मेंटेन्ड था, वो 35 साल तक। इतना लंबा करियर किसी राइटर का मेरे हिसाब से डायलॉग्स में और स्क्रीन प्ले में नहीं रहा है। ये एक बहुत हम लोगों के लिए बड़ी बात है, ये बहुत जी। और अमिताभ बच्चन साहब खुशी उन्हें की बात। गौरेंद्र बुलाया करते थे, ये सही है? गौड़ेंद्र बुलाते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट। सही, बिल्कुल सही। ये आपने क्या होमवर्क किया है आपने। सही। गौड़ेंद्र, क्योंकि ब्रजेंद्र गौड़ बोलना जरा से एक लंबा सा नाम है, गौड़ बोले ब्रज, तो गौड़ेंद्र बोलते थे, इनको अमितेश्वर बोलते थे। हुँ। अमिताभ को अमितेश्वर। फादर ओह! इनको अमितेश्वर बोला करते थे, और गौड़। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी ये। और ये आजू बाजू अब के रूम में रहते थे, लंदन में महीना भर रहते, ग्रेट कैम्बल की शूटिंग में, तो वहां से दोस्ती शुरू हुई थी, एडजॉइनिंग रूम्स थे।
और सुबह-सुबह नहा धो के अमित जी टॉवल पहन के आते थे, गॉड बड़ी भूख लगी यार, नहा के बड़ी भूख लगती और है। यहाँ से हम लोग भेजते थे मठरी, ये मदर भेजती थी। भेजती थी। तो सर मठरी, चूड़े। 2-4 दिन में अमिताभ बच्चन जी खत्म कर देते तो थे उसको। मदर उनको बोलती थी फादर को कि तुम्हारे को भेजी है हमने मटेरियल। बोले वो तो अमित ने सब खा ली। और नहा के आ जाता तौलिया लपेट के, बोलता बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ यार। नहा के सब भूख लगती है। तो बोला वो फक्के मार के बोला खत्म करके अपने रूम में मटेरियल ले गया, ये ले गई। तो इफ्तिकार लेके जाते थे सब सामान, वो भी काम कर रहे थे फिल्म में। द तो ये ग्रेट अच्छी गैम्बिट के याद। डायलॉग्स गौर साहब ने लिखे थे। जी 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 जी। वो तो उनकी तो काम चलते ही रहा। मतलब उनको कई बार तो काम रिफ्यूज करना पड़ता था, लेकिन रिफ्यूज भी बहुत भारी दिल से करते थे। बोला काम करने आओ, मैं दुकान है मेरी, तो मेरे को दुकान में सामान रखना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। राजेश खन्ना से कितनी अच्छी दोस्ती थी। जब कटी पतंग की शूटिंग हो रही थी नैनीताल में, तो उन्होंने रस मलाई के डब्बे खरीदे थे। एक गौर साहब आप तो मेरे घर के बाजू में रहते हैं, तो ये डब्बे किसी तरह से माँ तक पहुंचा दीजिए। तो फादर ने बोला, बोला कितने है? बोला 3 डब्बे। बोला 2 पहुंचेंगे। एक बोला मैं क्यों? रखूंगा। बोला 1 मैं रखूंगा। ये सब बातें होती थी मजेदार। तो वो राजेश खन्ना फिर शाम को आए तो और 2-3 डब्बे ले आए। बोले गौर साहब 1 क्यों रखे, और भी रखिए। तो ये सब बातें, बोला ये तो मेरे घर पे ही खा जाएंगे बच्चे लोग, तो ये नहीं पहुंचेगा 1 डब्बा। तो ये सब बातें तो उन्होंने और लाके दे दिए। और बाजू में घर के रहते थे। एक दिन रात को 2-3 फादर जल्दी सोते थे, और ये फिर सिटिंग पे जाते थे सुबह 7 बजे 6 6 बजे। बजे। तो एक वी शांताराम की फिल्म लिखी थी चानी, छोटी फिल्म थी, और रिफ्यूज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दी। तो उन्होंने बोला मैंने सुबह का सूरज बरसों से नहीं देखा, आपकी वजह से मैंने सूरज वी देखा। शांताराम जी। ये सुबह 6 से दोपहर के 2 तक काम करते थे। उसके बाद दिन इनका होता था। रात को कभी थॉट आया, कुछ कुछ दिमाग में और आया। रात को भी काम करते थे। कभी 2-3 बजे कोई थॉट आ रहा है, कोई डायलॉग याद आ रहा है, वो लिखते रहते 2 और बजे टेबल 3 लैंप बजे। जला, फटक से नोट डाउन किया, फिर बत्ती बंद, सो गए। फिर नोट किया, फिर सो गए। इस तरह का स्टाइल। एक दिन राजेश खन्ना 2 बजे आ गए, बाजू में रहते थे 10 मिनट दूर काटर रोड पे। तो फादर ने बोला कौन आ गया रात को इतना? तो दरवाजा खोला, बोला कि 4-5 लोग बाहर खड़े हैं। उनके पीछे खड़े होकर सिगरेट पे धुएं उड़ रहे थे। फादर ने बोला कौन? बोला अरे गौर साहब सो गए क्या? बोला 3 बज गया यार, सो रहा हूँ। दरवाजा खोला तो राजेश। बोला अंदर हो, कैसे आना हुआ? बोला वो एक हमारा, उनको सनक लग गई थी, एक मीटिंग हो रही थी उनके यहाँ रात को, उनका दरबार लगता था। तो उसमें अपने दरबार में बोल रहे थे कि मैंने वो फिल्म 14 लाख में रिफ्यूज कर दी थी, इनप्पा देवर की। तो बोला हम नहीं यकीन करते, उनके दरबारी कह रहे थे। तो बोला एक मेरे साथ उस टाइम मेरे दोस्त थे गौड़ साहब, तो उनको ये बात पता है। तो बोला वो जब आके कहेंगे तब हम मानेंगे। बोला वो तो बाजू में रहते, मैं जाता हूँ। तो वो आए, बोला गौड़ साहब चलिए। बोला भाभी जी इनको हम लेके जा रहे हैं, अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में। तो फिर वो फादर गए, उनके यही उनका जो लूप अटका हुआ था कि हाँ भाई इन्होंने 14 लाख में रिफ्यूज की थी पिक्चर उस टाइम पे। और फिर फादर सुबह आए 6 बजे, बोला उन्होंने आने नहीं दिया, बिठाते रहे, खाना खाओ, ये खाओ, खाओ पियो। और फिर राजेश खन्ना अनुराग फिल्म थी, वो भी हिट हुई। वो भी चली थी। और मुझे याद है मैं छोटा बच्चा था, मैंने वो फिल्म अनुराग मोहम्मद रफी जी के साथ देखी, हम लोगों ने उनकी फैमिली के साथ। वो रोते रहे पूरी फिल्म में, रफी साहब रो रहे थे। बोला गौर साहब आपने रुला दिया, ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं रफी साहब ने। बोला मैं छोटा बच्चा था। शैलेंद्र के अच्छे दोस्त थे लिरिक्स राइटर्स, वो भी, उनका भी बंगला बाजू में था। फादर अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके तो चाइल्डहुड बहुत फ्रेंड। पुराने दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त। तो ये शैलेंद्र साहब के यहाँ होली होती थी, तो फादर जब जाते तो उनके लिए बाल्टी कलर की रेडी होती थी। वो गौर साहब आ गए, तो कलर ढालते। बहुत अच्छे दिन थे वो, मजे के दिन थे, अच्छे दिन थे। तीन आपको देवियां कोई का आपने पूछा था। 3 देवियां वो फादर ने लिखी थी, जी। और एक अच्छी हिट फिल्म थी वो। देव साहब की जब कोई पिक्चर हिट होती थी, तो उसको सरप्राइज हिट ही कहते थे, क्योंकि देव साहब को भी उन फिल्मों से उम्मीद नहीं होती थी। 3 देवियां अहेड ऑफ टाइम्स थी। लेकिन आप एक देखें तो बहुत मजा आता बहुत है। रोमांटिक फिल्म, देवानंद साहब, 3 लड़कियां, तीनों से इश्क हो जाता है। आपको कोई ऐसा ये डायलॉग याद आता है जो गौर साहब के बहुत करीब था? कभी-कभी होता है ना कि आप उसमें अपनी छवि देख रहे हैं या अपना वक़्त देख रहे हैं।
कोई ऐसा कटी पतंग डायलॉग के हमें लिखा हो? डायलॉग, अनुराग का, कटी पतंग के, अनुराग के। ग्रेट गैम्बलर का। अच्छा, इनकी मजे की बात 19 इनकी फिल्में 75 में उदाहरण, एक तरफ गीत गाथा चल लग रही है, एक तरफ वारंट लग रही है, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर, एक तरफ सोशल, सोशल इस तरह का वो एक इनका था। इनके डायलॉग तो सभी अच्छे लगते थे हमको तो। प्रेम चोपड़ा फादर वाला थे, ही बोल दो, प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग था, उनको तो सुनाया था मेरे को मैंने। कटी पतंग का डायलॉग है बड़ा, एक ऐसा कोई पोइटिक डायलॉग नहीं है, लेकिन एक अच्छा डायलॉग है कि वो बिंदु को पकड़ता है प्रेम चोपड़ा और बोलता है बिंदु को कि मैं वो आग लगाता ही नहीं हूँ जिससे बुझा ना सकूं, और पकड़ के उसको शब्बो मैं जो आग लगाता हूँ उसे बुझाना भी जानता बुझाना हूँ। भी जानता हूँ, ये राइट किया है। शब्बो जो मैं आग लगाता हूँ उससे बुझाना भी जानता हूँ। और फिर वो आशा पारिक जी के वो साथ हर जगह वो पतंग और कोई उड़ाएगा डोर। हाँ, ये कटी पतंग है, इससे फिर कोई एक नया कोई इसको हवा में उड़ाएगा। बहुत मुझे तो उसके डायलॉग इतने अच्छे लगते हैं, डायलॉग्स के लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी। देखिए इनके डायलॉग शरद चंद्र के बहुत अच्छे थे, गुफा के सीन्स के खास तौर पे। बात एक रात की के डायलॉग, स्कोर सीन्स। चाइना टाउन का एक स्टंट डायलॉग आज तक हिट है, माइक का दूसरा नाम चाइना टाउन। और आप चाइना टाउन देखिए और फिल्म डॉन देखिए, कार्बन कॉपी, मतलब अब ये बोल सकते हैं कि इंस्पायर हुई पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन जी की चाइना टाउन से। उसमें शम्मी कपूर का डबल रोल डबल है, रोल, एक गैंगस्टर, एक बिल्कुल एक पुलिस वाला कैसे उस गैंग में जाता है, वही स्टोरी है। तो इस तरह से काम बहुत काम करते रहे, और हर काम के पीछे तो कहानियां होंगी, लेकिन वो एक किस्सा बताओ किशोर कुमार का, उनकी ग्रैंड मदर उनको देती थी चाय, पापा जी का गाना सुनते थे। किशोर कुमार तो फादर के बहुत अच्छे दोस्तों की झुमरू लिखी थी, जी। किशोर झुमरू साहब तो सुपर बहुत हिट शरारती हुआ मधुबाला। करते थे, अगर आपको कुछ उनके साथ कोई बात याद है तो प्लीज शेयर करें। किशोर कुमार तो फादर के ऐसे एक दिन घर पे बुलाया, हम्म अपने गौरी कुंज में रहते थे, जू पे उनका बंगला था। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अचानक, जी। मतलब वो तो सॉन्ग राइटर नंबर 1 हो गए थे, अब सॉन्ग सिंगर हो गए थे नंबर 1। उनको एक्टिंग वेक्टिंग में तो फिर उन्होंने वो छोड़ ही दिया था एक्टिंग हाँ। करना। तो एक दिन फादर को फोन बोला यार, बोला कि आ जाओ गौड़। बोला क्या करूं, बोला एक फिल्म में सोच रहा हूँ। तो बोला अच्छा। तो फादर पहुंचे होंगे बंगले पे, तो उनके यहाँ 2-3 असिस्टेंट कुत्ते उत्ते खुले हुए। तो उन्होंने बोला बहादुर जरा कुत्तों को बांध दो भाई। बोला कुत्ते क्यों छोड़ के रखे, बोला को प्रोड्यूसर आने वाले हैं तो छोड़ दिए। मैंने कहा ना है, ये उनकी आदतें हैं। जी। वो फादर गए, उनके साथ फादर से बातें की, और बोला कि भाई मेरी ये फिल्म आ रही है, अभी मैं सोच रहा हूँ, तो स्टोरी सुन लो। तो फादर को स्टोरी सुनाई, तो बोला देखो अगर स्टोरी पसंद आती है तो ये पैसे हैं आपके आपके हो गए, नहीं अगर नहीं पसंद है पसंद आती तो ये पैसे हैं। वो थोड़ी कम रकम थी कि आपका मैंने इतना टाइम लिया, ओह। देखो दोस्ती बहुत पुरानी थी। जी 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 तो जी। तो बहुत पसंद है स्टोरी, तो ले लिया। उनकी तो एक दिन के 50,000 रुपए लेते थे उस टाइम पे, सिंगिंग के, एक गाने के। किशोर किशोर कुमार कुमार जी एक सॉन्ग के 50,000 40। और लता जी लेती थी 1,000 ऊपर, नहीं वो 51,000 कम लेती थी। कम लेती थी। इन्होंने बोला लता कितना लेती हैं, बोले जी 49। बोला हम 50 लेंगे। इनका वो टाइम आ गया था ना, जी। ऐसी आवाज फिर ऐसा। बोला जल्दी से जाइए गौड़ साहब, कुत्ते छोड़ने। फिर बोला कि इन्होंने कि मैं पातन बोले हीरोइन का रोल अच्छा है, किसको सोच रहे हो। बोला सोच रहा हूँ लीना को फिल्म में ने देखा है उनको हाल में। अगर ने बोला नहीं अभी कोई फिल्म तो नहीं कर रहा हूँ उनके साथ, लेकिन अच्छी। बोला कैसी चॉइस है, बोला अच्छी अच्छी हीरोइन है। तो बोला उनको चल के स्टोरी सुनाते हैं, या तो आप सुना दो लाइन। तो उनका मतलब उनका वो फिल्म भी नहीं बनी, प्यार अजनबी है, प्यार अजनबी प्यार अजनबी है, बनी नहीं। बनी नहीं पिक्चर, लेकिन उनका शायद रुझान लीना चंद्रावरकर से करीब आने का था। तो उन्होंने ये सब जो रचाया, तो शादी भी कर, फिल्म भी नहीं बनी। और जब वो सब उस मीटिंग के बाद जब फादर जाने लगे, तो उन्होंने फव्वारे ऑन कर दो सब, अपने उसको चौकीदार को बोला। फादर ने बोला ये सब क्यों कर रहे हो तुम, फव्वारे ऑन कुत्ते। बोला मैं नहीं चाहता हूँ कोई प्रोड्यूसर आने वाले कि मैं उनसे मिलूं। और पैसे गमले के नीचे भी, वो बात आपने सुनी होगी, गमलों के नीचे ये रख रहे सही हैं, बात है, ये उनका सही बात। उससे पैसे संभाले नहीं जाते थे, बहुत पैसे थे उनके पास। जी। बहुत। और उनकी एक और स्टोरी थी कि बचपन में गाना सुनाते थे अपने फादर को, फादर बोलते थे गाना सुनाओ,
तो उनके दोस्त वो साथ फादर के तो गाना सुनाते थे, तो ये पूछते थे किशोर कुमार अपना कि किसका गाना सुनना है, बोला साइकिल के गाने के 1 रुपए और दादा मुनि अशोक कुमार के गाने के 4 आने। तो अब बोली किसका, सब उनके फैन थे, के साइकिल के अपना गुरु मानते थे, उस समय गाते थे घर पे बहुत बड़ी फोटो थी उनके, और ये उसी स्टाइल में भी गा पाते थे। ये देव साहब के लिए गाते थे तो लगता है देव साहब गा रहे हैं, राजेश खन्ना गाते थे तो लगता है राजेश खन्ना गा रहे हैं, और अमिताभ जी गा, बाद में तो हीरोज बोलने लगे थे कि किशोर चाहिए हमको, लेकिन किशोर कुमार की तरफ आ गई स्टोरी। बिल्कुल। हाल ही में लता मंगेशकर जी मिली थी आपको? लता मंगेशकर भी हम लोग को मिली थी बीच में, तो मैंने उनको बोला कि मैं जी नमस्ते, उनको रिस्पेक्ट दिया, और बोला कि मेरे फादर, बोले अरे मैंने तो उनके गाने गाए, मेरा फेवरेट उसमें 4 लाइनें सुनाई उन्होंने, उन्होंने कुछ गाने, आंसू अब तू कभी ना बहना, अपना गम किसी से ना कहना, बोले ये उनका गाना है, उनको पसंद था वो गाना, बोले ये तो उनका मुकद्दर फिल्म में था शायद, उनकी याददाश्त देखिए, मतलब क्योंकि फादर बाद में, क्योंकि उनको फिल्म के साथ लगता था कि एसोसिएशन होता नहीं है, एसोसिएशन बढ़ाने के लिए उन्होंने राइटिंग की तरफ ध्यान, ये तो बहुत इजी काम था उनके लिए, 4 पेज लिख के देना, पैसे लेके जाना घर, पूरी डायलॉग राइटर पूरी फिल्म में इन्वॉल्व रहता, स्क्रीन उनको मजा आता था लिखने में, स्क्रीन प्ले डायलॉग ज्यादा फिर मजा। उन्होंने एक ही फिल्म क्यों डायरेक्ट की? उन्होंने कस्तूरी फिल्म डायरेक्ट की थी और वो फिल्म अच्छी चली थी, पर उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्शन नहीं की। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए थे गौर साहब को डायरेक्शन के, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसके बाद ऑफर्स तो आए थे, जैसे इन्होंने बोला बहुत ऑफर्स आए थे, क्योंकि नामी आदमी डायरेक्ट कर रहा है पिक्चर, ऑफर्स तो आए थे, लेकिन फादर का शायद मन राइटिंग में ही था, तो उन्होंने अपने सारे ऑफर्स अपने असिस्टेंट शक्ति शक्ति जी को सामंत को दिए। जी, शक्ति सामंत को दिए, क्योंकि जो ऑफर उनके पास एक बहू फिल्म का ऑफर आया था, जी, बहू 1955 पिक्चर का, की, जी, बिल्कुल। जी, तो वो फिल्म फादर को, वो लोग, फादर ने एक स्टोरी सुनाई थी, उनको पसंद थी, फादर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो रुकने के लिए भी तैयार थे कि बोला कस्तूरी रेडी कर रहे हो, कस्तूरी लग भी चुकी थी, तो फादर ने बोला मेरे को डायरेक्शन नहीं कर, बोला किसको ले, फिर गौर साहब हम तो फंस गए, बोला नहीं मेरे एक लायक असिस्टेंट है, उसको ले लो आप, शक्ति सामंत, तो फादर ने फिर उसको वो काम दिला दिया, तो स्क्रीन प्ले डायलॉग खुद ही लिखे पिक्चर के, लेकिन शक्ति सामंत ने डायरेक्शन किया पिक्चर का, और वहां से फादर ने उसकी भी फिल्में शक्ति सामंत की बहुत लिखी, चाइना टाउन उनकी थी, हावड़ा ब्रिज उनकी थी, बिल्कुल। और एक इंसान जाग उठा मधुबाला की थी, वो भी उनकी थी, काफी फिल्में, कटी पतंग भी उनकी थी, उनकी फिल्में भी लिखते थे। तो मुझे प्लीज अब सुनील जी जाते-जाते ना मुझे आप उस किताब के बारे में बताइए जो आपने लिखी है ब्रजेंद्र जी को लेकर, उनकी ज़िंदगी पर। उनकी जिंदगी अभी भी हाल ही में हम दोनों भाइयों ने बोला कि लिखो, तो मैंने लिख दी, इसने भी लिख दी, मतलब मिल के, मतलब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ राइटर ब्रजेंद्र गौर जी। उसके बाद तो ये भी मैंने एक अलग ऑफबीट, रिटन बाय सुनील एंड राजीव। क्या बात है। और अभी हाल ही में एक और अपनी माँ को डेडिकेट की है, ये अलग चीज लिखी है, अलग चीज नॉन फिक्शन, ये अभी लिखी हाल ही में। और फादर ने इसमें, हमने वो भी लिखा कि किस तरह लिखते थे, डायरेक्ट टाइप करते थे, फिर सीन पढ़ते थे, फिर करेक्शन करते थे, फिर लिखते थे, मतलब एक सीन जो हम फिल्म में देखते हैं उसको देखने के लिए, मतलब उसमें कितनी मेहनत जाती है, फिल्म में तो एक सीन आके चला जाता है, लेकिन उसके पीछे इतने फाड़े हुए पन्ने होते हैं, इतनी मेहनत होती है, खून पसीना मेहनत, और फिर डायरेक्टर को सुनाओ, फिर उसको पसंद आए, फिर वो अपने करेक्शन देता है, फिर आओ करो, फिर टाइपिस्ट को दो, फिर वो करता है, बहुत मेहनत का काम है। दिलीप कुमार हमको बोले थे कि भाई बहुत माथापची का काम है डायलॉग राइटिंग, मतलब पूरी फिल्म का कैरेक्टराइजेशन, एक एक आदमी का, एक पान वाले की भाषा, उसके डायलॉग अलग होंगे, एक स्टूडेंट के डायलॉग अलग होंगे, एक टीचर के डायलॉग अलग होंगे, आपके डायलॉग अलग है, हमारे अलग, बोला ये सब, बोला इतना कैरेक्टराइजेशन, बोला बहुत, फादर ने उनके साथ काम इतना कुछ किया ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी लगभग 40 साल तक चली है दोस्ती। बोले ये स्टूडियो में वहां पे दुबले पतले भागते रहते थे, इधर उधर फाइल दबाए,
एक दिन मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, गौड़ भाई अब भाग के दिखाओ। बोले जानो तो यार, रोटी के लिए भाग रहा हूँ। बोले बहुत रोटियां कमा ली, अब बस अब मेरे से बात करो। तो दिलीप कुमार बहुत अच्छे फादर के दोस्त थे। और जब दिलीप कुमार जी के साथ हम बैठे, अपना एक टाटा रोड पे एक अपना गार्डन है, जॉगर्स पार्क, तो 4-5 रोज आते थे, डेली आते थे वो, हम उनके साथ बैठते थे डेली। बहुत उनके साथ पुरानी गप पुरानी गुजर वो थे। बातें करते थे। तब हमारी मदर एक्सपायर भी हुई थी, तो हम लोग जरा डिप्रेस थे लाइफ से, तो वो समझाते थे, उन्होंने हमको डिप्रेशन से बाहर बहुत निकाला, हिम्मत देते बहुत थे। हिम्मत देते थे। दिलीप साहब तो के लिए तो कहा भी हमको जाता है कि उनके साथ सिर्फ बैठ भी जाओ तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। अगर वो कुछ नहीं भी कहेंगे तो भी बहुत कुछ सीख लेंगे। बहुत उनको अच्छा लगता था बात करके जी, हमसे भी। और हम लोग को तो खैर दिलीप कुमार अगर बात कर रहे हैं तो हम घंटों बैठते थे उनके बस साथ। तुम्हारे फादर ने मेरे लिए कुछ काम वाम ज्यादा कुछ, सायरा बानो जी के सारा लिए बानों के लिए बहुत काम किया था 4-5 फादर ने। फिल्में की। हुँ, उनके लिए प्यार मोहब्बत भी उसमें देवानंद थे। फिर एक फिल्म आरोप आई थी, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, वो भी अच्छी फिल्म है, उसके डायलॉग भी बहुत बढ़िया है। हेमा जी की फेवरेट फिल्म है लाल पत्थर, हुँ, राजकुमार, जी, वो उनकी फेवरेट फिल्म है। फिर मैं आशा पारिक से मिला था, उनको मैंने पूछा, बोला मेरी कटी पतंग फेवरेट है। उनको एक ए, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उसी फिल्म उसमें। में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, उसमें जो गीत था मेरा नाम है शब्बो, उसके हम्म, पीछे की बिंदु स्टोरी जी। क्या है? वो गौर साहब ने उसमें वो क्योंकि वो डायलॉग्स ही हैं एक तरह से जो वो गाया हुआ है गाना। शुरू में डायलॉग्स ही हैं, बराबर कहा आपने, हाँ, उसको बनाया उन लोगों ने, गाने में अगर डाल आप दिया। एक और फिल्म में भी, उसमें एक और गाना है, उसमें उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे, उस पे पूरा मुखड़ा बनाया। ना हुँ, कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी वो पतंग भी है। डायलॉग है। ये भी फादर के डायलॉग ही थे, उसमें दो ये लाइन गौर साहब ओपनिंग ने के। लिखी हुई है ये लाइन्स, ये मुखड़ा जो है। जी। जी मुगड़े क्या बात! फादर कई बार ऐसा लिख के क्या छोड़ बात! देते थे। जी, कई बार इतने हिट नहीं होते थे, लेकिन कई बार ये गाने बहुत हिट हो गए। हुँ, मेरा नाम है शब्बू पूरा गाना डायलॉग्स पे ही है, उसको जी, ट्यून पे डाल दिया उन्होंने, आर हुँ, डी बर्मन ने। जी, आर डी बर्मन जीनियस। वो या जीनियस थे। उनको आप न्यूज़पेपर भी दे दें तो उसको वो म्यूजिक उस पे सेट कर देते थे वो, आर हुँ, डी बर्मन। जी, अब ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी क्या है, कटी पतंग है, तो एक डायलॉग था उनके बीच। हुँ, तो वो आनंद बख्शी ने वो मुखड़ा अपना फादर से पूछा, बोला मैं इसको बोला करो ना, मैंने तो लिख दिया। हुँ, तो कैसे उसको उन्होंने पिरोया, गाने में बना दिया उसको। हुँ, क्या बहुत बात! बढ़िया। टीम वर्क तो होता ही है थोड़ा जी, ऐसा, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं लोग। मतलब फादर तो करते थे इस तरह से। और भी एक फिल्म आई थी कोई पहले, जंगल में मंगल, हुँ, प्राण ट्रिपल रोल था, रीना रॉय। कॉमेडी फिल्म। उसमें भी कुछ गाने ऐसे लिख दिए थे जब वो मतलब मुखड़े बन गए। कुछ डायलॉग लिखे थे ऐसे जो मुखड़े बन गए, और वो बढ़िया से गाने भी अच्छे हो गए उसमें। तो बहुत हेल्प हो जाती है सॉन्ग राइटर को, अगर डायलॉग राइटर अच्छा हो और वो इस तरह की लिरिकल लाइंस लिखे, जी, तो वो आराम से उनका इमेजिनेशन भी चलता है। खैर सॉन्ग राइटर का उसमें पूरा वो है, लेकिन हेल्प हो जाती है। अब जी, मेरा नाम है शब्बम, पूरा आपने बहुत सही पकड़ा, आपने किसी स्टोरी, पूरा तो डायलॉग्स है उसमें, मेरा नाम है शब्बम में। तो आपने सही पकड़ी उस चीज को, फादर भी बोलते थे ये बात, तो आपने उस चीज को एकदम पिन पॉइंट किया। ये स्टोरी थी। और थोड़े से के लिए फादर के असिस्टेंट वो भी थे, एक आपने नाम तो नहीं सुना होगा, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, रमेश लखन पाल, पॉकेट मार बनाई थी, तो वो भी फादर ने लिखी थी। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, सायरा बानो। सायरा बानो। फिर सरस्वती चंद्र बहुत हिट हुई थी, बहुत हुँ, क्लासिक। अच्छा, जी, परिणीता में बढ़िया बड़ी अलग स्टोरी थी, फादर एकदम यंगस्टर थे। हुँ, अब बिमल राव ने बोला ये लौंडा क्या लिखेगा यार। द फादर की एज मुश्किल से होगी 22-23। हाँ, बोला ये क्या लिखेगा, इतना मैच्योर सब्जेक्ट, परिणीता, मीना कुमारी और अशोक कुमार। हुँ, तो उसमें अशोक कुमार प्रोड्यूसर थे, हुँ, तो उन्होंने बोला नहीं यही लिखेंगे। अभी इन्होंने मेरी संग्राम लिखी है, और उससे जो कि पहले काफिला, दोनों सुपर हिट हुई सुपरहिट है। हुई। हुँ, तो बोला यही गौर साहब और लिखेंगे। परिणीता भी सुपरहिट। बोले बाबा ये तो इतना छोटा छोकरा है, क्या लिखेगा। तो फादर ने बोला मैंने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था मैच्योर लगने के लिए, सिगरेट भी मैं पीता था। तो खैर वो तो एक अलग बात थी, तो लेकिन बाद में बंद कर दिया। फिर वो उन्होंने लिखा ही, फिर वो बहुत इम्प्रेस हुए, खुश हुए बहुत। फिल्म बहुत क्लासिक हो गई परिणीता। उस पे एक दूसरी फिल्म भी रीमेक हुई थी, संजय दत्त की परिणीता, वो भी बन गई। लेकिन ये परिणीता क्लासिक है अशोक कुमार की।
अब संग्राम के आपको अब गाने भी देख सकती हैं, संग्राम के बहुत अच्छे गाने। फादर के मतलब जो फेवरेट एक्ट्रेस थी वो मधुबाला, मीना कुमारी जी फेवरेट एक्ट्रेस मोतीलाल और अशोक और कुमार अशोक कुमार। और हेली, और हॉलीवुड के ये अपना गैरी कूपर कोई एक्ट्रेस है शायद, पता नहीं उस टाइम पे कौन एक्ट्रेस है वो। लेकिन अशोक कुमार की नेचुरल एक्टिंग फादर को बहुत पसंद थी, और मोतीलाल जी के, मोतीलाल जी बहुत नेचुरल एक्टिंग करते, बहुत बढ़िया काम करते। 1980 में जब फादर गुजर रहे थे बहुत फिल्में साइन की थी फादर ने, लेकिन उनको पता नहीं था, मतलब अचानक उनको बीमारी हो गई तो ही पास्ट अवे विद इन 6 months टाइम। बहुत ब्रेव थे गौर साहब, फादर बहुत ब्रेव थे। फादर का काम तो हमेशा ही रहा काम, तो पेपरों में भी हेडिंग तब आई थी। अमिताभ की फिल्म साइन की थी, राजेश खन्ना की भी, धर्मेंद्र जी की भी, लेकिन वो सब कंप्लीट नहीं। एक पेपर में तो हेडिंग अच्छी आई थी, फाइनली द पेन स्टॉप्स, द पेन स्टॉप्स। और तो काम तो कर रहे थे, और उनकी डेथ के बाद भी उनकी कई फिल्में लगी। फर्क फर्क जो ज्योति ज्योति, हेमा मालिनी, जितेंद्र। एक और फिल्म आई थी, एक छोटी फिल्म, साजन मेरे मैं साजन की, राज बब्बर, राजकिरण। रामेश्वरी, राजकिरण, राज बब्बर, वो भी एक लगी थी उनकी डेथ के बाद। और एक परख आई थी, सारिका थी उसमें, और प्रमोद चक्रवर्ती जी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी फिल्म कर रहे थे। वो कौन सी, उसमें कोई धर्मेंद्र, हेमा मालिनी की बंद हो गई। अमिताभ बोल रहे थे कि मेरे साथ एक फिल्म करो, और गौर साहब, तो फिर वो सब रह गया वो सब। ये तो जब तक हो तो काम तो करते ही रहते हो। सुनील जी, उनका राजेश जी, इतनी बिल्कुल इस वक़्त इतना मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत सारी बातें जानने को मिल रही हैं और वो बातें जो शायद मुझे लगता है कि ना कहीं किताबों में छपी होंगी, ना कहीं अखबारों में। पर मुझे यहाँ हमारे पर लिए वाइंड अप करना होगा और आपको शुक्रिया। लेकिन मैं एक बार थैंक फिर ज़रूर कहूँगी आपको कि एक बार फिर जुड़ें और फिर लेकिन बहुत हमारे सारी लिए ये बातें बहुत कुछ बड़ा बोल रही हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हम आपके प्रोग्राम में आए, रेड एफएम कैलगरी, आपकी पूरी टीम को हम लोग मतलब और आपको दिल से शुक्रिया करते हैं।